अच्छा जी, नाइटमेयर टू एथीज्म फिर आ गए हैं भाई, और एथीज्म भी ई से लिखा हुआ है आपने। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट कर लो भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बात आपकी हो नहीं गई थी पहले, अब कितनी बार आओगे? ओ भाई, मैंने स्टार्ट भी नहीं की। मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मेरे सोने का टाइम है। मैं अच्छा तो वो सो स्ट्रीम जाना से था यार, क्या बात, हो सकता है नहीं ख्वाब में नहीं, आपको रसूलुल्लाह आ जाते। स्ट्रीम से नहीं, स्ट्रीम से निकल गया था। तो बार बार आने की कोशिश कर, लेकिन आ नहीं पा रहा। अच्छा हाँ जी, क्या बात करनी है? वो मैंने आपको यार एवोल्यूशन का पूछा था, आरएनए का मैंने आपसे पूछा था आरएनए कि का मैं आपने क्या पूछा था? ये जो आरएनए है, आरएनए हाँ ये 5 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। उनका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। ऑक्सीजन आगे 5 और हैं। और वर्ड पे एग्जैक्टली अब 118 एलिमेंट्स हैं, है ये। तो इनकी प्रोबेबिलिटी है, और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं सीए में बात किसके करूंगा कि स्टूडेंट जो हो, किसके प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हो, सीए के स्टूडेंट हो? सीए का, हाँ तो बायोलॉजी कभी पढ़ी है? बायोलॉजी पढ़ी है। अच्छा फिर? तो जो इसका जो आर्डर है इनका मिक्स होने का, आरएनए का जो 5 एलिमेंट्स है इनका रैंडमली मिक्स होने का चांसेस जो है, ये 1 2, ये जो ऑक्सीजन और ये सारे रैंडमली मिक्स होने का, ये तो 1000 में, ये लैक्स में जो रहता है, मिलियन में भी जा सकता है कि पांचों के पांचों एक तरतीब के साथ, एक तरतीब के साथ वो मिक्स हों एक दूसरे के साथ। ये लाखों में एक चांस होता है, लाखों में एक हो जाए ना, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में तो 0 कहते हैं, 0% चांस। तो आपको किसने कहा कि एवोल्यूशन या लाइफ की जो फॉर्मेशन है वो रैंडमनेस की वजह से हुई है? नहीं इन हुई ना आरएनए से वैसे। नहीं, आरएनए से नहीं। तो यार आरएनए तो बहुत बाद में बना होगा ना। आपके पास इस बात का सबूत है कि आरएनए रैंडम नहीं बना? आप नहीं, जिस हम बात हम का गैस लगा रहे हो ना, जिस बात को अपनी फेवर में यूज कर रहे हो, उसका हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये मानने का कि सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस की वजह से एक आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। नहीं, हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये बात मानने का। नहीं, फिर ठीक अपने है। स्टार्ट कैसे हुई? पर आरएनए मैंने गूगल में कई बार सर्च किया है, आरएनए कह रहे हैं, आरएनए बना, आरएनए डुप्लीकेट होता रहा। उसके बाद फिर जो कम्प्लेक्स सिस्टम बाद में शुरू हुआ। हाँ मगर आरएनए से भी पहले उससे ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ना। जैसे जो अमीनो एसिड्स हैं सारे, वो तो आप किसी भी जगह पे जमीन पे पाए जाने वाले मिनरल्स का कॉकटेल बना दें और उसमें एनर्जी इन्फ्यूज करनी शुरू करें, तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अमीनो एसिड से बाद में फिर आरएनए बनता है। ठीक है। अब शुरू में ये आपका क्वेश्चन वो है कि हमें नहीं पता कि शुरू की लाइफ कैसे बनी थी, इसलिए मेरे खुदा को मान लो। इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। ये एक फैलेसी होती है, ये कोई बात साबित नहीं करती। आप हमें, आप ये चाहते हैं कि जो साइंस की थ्योरी है ना, साइंस की जो साइंस की जो हाइपोथेसिस है कि हाँ लाइफ जो है आउट ऑफ, जो है वो क्या है, इन एनिमेट मैटर इवॉल्व करके आ सकती है। आप सिर्फ ये चाहते हैं, आप जैसे लोग या जो आप जिन लोगों को मानते हैं, जो थियस्ट हैं सारे, वो ये नहीं साबित कर, वो हमें ये नहीं बताना चाहते कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। वो सिर्फ इस बात पे डाउट कास्ट करना चाहते हैं कि साइंस ये प्रोबेबिलिटीज या ये आइडियाज देती है कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई। आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि लाइफ जो है वो आउट ऑफ रैंडमनेस हुई। और दूसरी बात है, ये जो प्रोबेबिलिटी वाली बातें हैं ना, ये एवोल्यूशन के केस में ये एक फैलेसी है, ये झूठ है, क्योंकि एवोल्यूशन प्रोबेबिलिटीज पे खेलती नहीं है। आज भी पहले सब्सटेंशिया निग्रा ने इस बात का किया है कि एवोल्यूशन जो है वो क्या करती है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और जब उस स्ट्रक्चर को वो क्रिएट कर लेती है ना, उसे वो यूज करती है वहां से और चीजें क्रिएट करने में। एवोल्यूशन हर बार जीरो से शुरू नहीं होती है। एवोल्यूशन जब 1 पे आ जाती है तो फिर 1 से वो 2 पे जाती है, 2 पे आ जाती है तो 2 से वो 20 पे जाती है, 20 पे आती है 20 से 100 पे जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लेक्सिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके मजीद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती है। ऐसे नहीं होता कि रैंडमनेस किसी जगह पे एक कॉकटेल है और रैंडमली उसमें आरएनए पैदा हो गया। नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं। आज भी नहीं जो नहीं, प्रिंसिपल है एवोल्यूशन का वो इस तरह का है ही नहीं है। लाइफ रैंडमली एटम्स के इंटरेक्ट करने से नहीं बनती। ठीक है। और एटम्स, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आप मुझे एक इंस्टेंस बताएं जहां पे आप मुझे कोई भी यूनिवर्स में चीज दिखा दें जिसके बारे में आप मुझे ये साबित करके दिखा दें कि वो प्योर रैंडमनेस का बाय प्रोडक्ट है। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं आप यूनिवर्स में दिखा सकें।
नहीं, हम तो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है बड़ी साइज है। वो तो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो यूनिवर्स चलो में एक आप उन्होंने तो अपनी यूनिवर्स में मेरी बात को, जी एक मिनट, मेरी बात को जो है ना, अब मेरी बात को उल्टा ना लो। मैं ये कह रहा हूं आपने ये कहा था, अब इसको अगली तरफ नहीं लेके जाना। अभी अभी जरा इस बात पे रुकना है। वो बात ये है, आप ये कह रहे हो कि आरएनए आउट ऑफ प्योर रैंडमनेस नहीं आ सकता। ठीक है, हमारा तो ये क्लेम ही नहीं है कि वो आउट ऑफ प्योर रैंडमनेस आया। ठीक है, ये आप लोगों की बददयांती है, थियस्ट लोगों की, जो कि बेशर्मी से जानबूझ के जो चीज ना साइंस क्लेम करती है ना जिस पे एम्फसाइज करती है, आप खुद अपना एक आर्गुमेंट रख के उसे रिफ्यूट करके कहते हो कि आपने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन को डीबंक कर दिया। ये आर्गुमेंट आपका था, मेरा नहीं था। ठीक है, नहीं, जिसे आप आपका डीबंक आपका कर रहे क्या हो, है? ये आपकी आपका क्या है फैलेसी लाइफ? है। नहीं, भाई आपका हम, क्या है लाइफ एवोल्यूशन पे? मैं आपको 10 बार पहले बता चुका हूं, आप हर दफा बेशरम सी हंसी लेके आ जाते हो और वही बातें बार बार करते रहते हो। पिछली बार भी आप यही बातें कर रहे थे। नहीं, नहीं, पिछली बार भाई ये नहीं कि आप ऐसा आपने ना करें। पहले भी ये, आप 2-3 दफा ये बात करके जा चुके हो। नहीं, नहीं, मैंने लाइफ एवोल्यूशन के भाई, बारे में बात की। लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है। पहले सिंपल लाइफ थी, हाँ, उससे कॉम्प्लेक्स हुई, उससे कॉम्प्लेक्स हुई, ये तरीका है। कॉम्प्लेक्सिटी का जो इंक्रीज है वो असल में एवोल्यूशन होती है, बस ये चीज है। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि हम आपको उसका सबूत दे सकते हैं, हम आपको सबूत नहीं दे सकते। एवोल्यूशन को साबित करने के लिए हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ की जरूरत नहीं है। एवोल्यूशन हम इस बात से भी साबित कर सकते हैं कि इंसान और चिंपैंजी दोनों एवोल्यूशनरी तौर पे, इस बात को साबित किया जा सकता है कि वो दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, जो कि बहुत डिफरेंट तरीकों से साबित किया जा चुका है। और जब हम ये साबित कर देते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, तो एवोल्यूशन सच्ची साबित हो जाती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसा हुआ वो एक अलग क्वेश्चन है। हाँ, इंसान इवॉल्व हुआ, हाँ इवॉल्व हुआ इंसान। हाँ, इंसान किसी मिट्टी से नहीं बनाया गया, किसी अल्लाह ने उसके नथनों में सांस नहीं फूका, वो बातें सारी झूठ हैं। हाँ, इंसान इवॉल्व हुआ, ये बात सच है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई हमें आइडिया है, क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं? हाँ, अभी हम नहीं बता सकते। क्या 100 साल बाद बता सकेंगे? हम ये नहीं जानते, हो सकता बता भी सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं। नहीं, वो तो हिस्ट्री में है ना। 100 साल बाद हम तो आगे का सोचेंगे ना, पीछे हम कैसे हिस्ट्री में बैक में कैसे जाएंगे? क्योंकि हो या सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स। कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसी लाइफ जो है आर्टिफिशियल लाइफ बना ली जाए लेबोरेटरी के अंदर, और वो हम और हमें नजर आ जाए कि वो एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पे चलती है, तो साबित हो जाएगा कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई। वैसे मैं भी टेस्टेबिलिटी, मैं टेस्टेबल क्राइटेरिया है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ठीक है, नहीं, हाँ, वो अचीव कब होगा वो भाई अलग बात है। गालिब, नहीं, लाइफ इन कॉलर से थोड़ी मैं गुफ्तगू कर लूं? हाँ जी, हाँ जी, कर लें जी सर। अच्छा, नाइटमेयर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। वेरी गुड। आप सीए के स्टूडेंट हैं? जी। थैंक यू, आप आए हमारे इधर चैनल के ऊपर। अच्छा है, मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि यंग स्टूडेंट्स और क्यूरियस स्टूडेंट्स आए और आके क्वेश्चन करें और ओपनली डिस्कस करें। तो आपने प्रोबेबिलिटी की बात की और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अकाउंटेंसी के अंदर वो बेसिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स और रैंडम प्रोसेसेस का कोर्स तो होते होंगे। जी, जी, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। ये वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, इंट्रोडक्शन में थे। जी जी, वैसे मैं मजे की बात आपको बताऊं, मैं इस पे आपसे बात करता हूँ, एंगेज करूंगा आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मजे की बात ये कि जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी जो है ना, वो भी एक समंदर है। और जैसे अगर आप आगे एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे, फर्ज करें आप कभी कोई ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करते हैं, तो आपके सामने इतने इतने परत और इतने इतने रुख आएंगे प्रोबेबिलिटी और स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेसेस की तरफ, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप ज्यादा पढ़ें और उसमें आगे एडवांस ट्रेनिंग भी लें। तो मुझे ये बताएं, एक तो पहली बात ये है कि एक जो स्टैंडर्ड जो इशू है इस तरह के आर्गुमेंट में कि एक आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या कि कोई और एंटिटी, उसको आप देखते हैं, आप कहते हैं कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी 1 इन सो मेनी थिंग्स है, तो ये कैसे हो सकता है? उसमें एक अजम्पशन होती है। उसमें अजम्पशन ये होती है कि इस जिस टारगेट पे आप खड़े हैं इस वक्त, इस पर
आपने एक स्टेप में पहुंचना है, तब आप उसकी वो जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आपको बहुत अनलाइकली लगती है। एग्जैक्टली एवोल्यूशन जैसे गालिब ने बताया है ही एक स्टेप बाय स्टेप और ट्रायल एंड एरर का प्रोसीजर है। जब आपको यानी कैसे रैंडमनेस में से ऑर्डर निकल सकता है इसको समझे कि वो जो वेरिएशन जनरेट हो रही है वो रैंडम है, मगर वो जो आपको एनवायरनमेंट फीडबैक दे रही है सर्वाइवल की तरफ से, हमने पहले भी बात की, वो ट्रायल एंड एरर, अगर मैं फिल्टरिंग प्रोसेस रखूंगा तो वो जो ट्रायल एंड एरर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एक इल्यूजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिजाइन क्रिएट करेगा। मगर ये वो वाला डिजाइन नहीं है जिसको आप फोरसाइट के साथ, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने कागज के ऊपर एक ब्लूप्रिंट बनाया और देन इन फर्स्ट गो दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, इवन दैट डजंट हैपन डिजाइन के केस में भी। लेकिन इसको टाइम लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप है। तो प्रोबेबिलिटी की अपनी कैलकुलेशंस वो जो आप डायरेक्ट करते हैं ना एक स्टेप वाली, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल मिस्टेक है कि इस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं। नंबर 1। नंबर टू मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इसको नाइटमेयर एंजॉय करेंगे और मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करेंगे कि थोड़ी सी तो आपकी प्रोबेबिलिटी की बैकग्राउंड है। मैं आपसे ये देखिए कि एक जो रैंडम कॉइन टॉस होता है, अगर मैं आपसे ये जी कहूं कि भाई 8 दफा लगातार टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, लगातार, तो जी आप कहेंगे यार बहुत ही कम है, यानी कि 1/2 को आपने 8 दफा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जी 0.5 कार्ड थे। हाँ, तो यानी कि 1/256 ना बन जाएगा। 1/2 को अगर आप हाफ को 8 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना 1/256। तो बड़ी कम प्रोबेबिलिटी, ये बड़ी कम 0.4 से प्रोबेबिलिटी। 0.4 हाँ, हाफ जी हाफ 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 करते जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम ही होती जाएगी। अब मैं बिल्कुल आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अचानक एक क्लैरिटी आएगी। वो ये कि आपने ये टूर्नामेंट्स तो देखे होंगे जो एलिमिनेशन राउंड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मसलन टेनिस का कोई टूर्नामेंट है, उसमें या तो 128 प्लेयर्स स्टार्ट करते हैं, दो आपस में खेलते जाते हैं, जो हारता जाता है वो एलिमिनेट होता जाता है। तो पहले राउंड में 120, फर्स्ट आई थिंक यूएस ओपन में या विंबलडन में 128 प्लेयर्स से स्टार्ट होती है कहानी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 64, फिर नेक्स्ट राउंड में 32, फिर नेक्स्ट राउंड में 16, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद आपके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 राउंड्स हैं। अगर फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि मैंने मैच नहीं कराना, कोई गेम नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं है, सिर्फ टॉस होगा, टॉस की बेसिस पर क्या कहते हैं फैसला होगा, और जाहिर बात है लगातार टॉस जीतना तो बड़ा ही क्या कहते हैं अनलाइकली है, हमने देखा बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। मगर होगा क्या कि टॉस बेस्ड जब आप डिसीजन लेंगे, जब टूर्नामेंट खत्म होगा, देयर विल बी अ विनर। वी नो फॉर श्योर कि जीतेगा वही जिसने 7 दफा लगातार टॉस जीता होगा ना, बड़ा अनलाइकली है, मगर कोई ना कोई होगा, जी क्योंकि आप टॉस जीत, आप उस गेम का फैसला ही कर रहे हैं टॉस जीतने से। तो ये एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको ये समझ आया कि जब आपके पास एलिमिनेशन और फिल्टरिंग आना शुरू हो जाती है ना प्रोसेस में, जिस तरह हमने ये टेनिस के राउंड्स में देखा या किसी भी गेम के राउंड्स में देखा, एलिमिनेशन आ रही, ऑटोमेटिकली वो चीज आगे की तरफ जा रही है जो जीत रही है। और देयर वुड बी, ऑल्दो एक रैंडम पर्सन की प्रोबेबिलिटी 1 in 256 है, बट देयर वुड बी 1 पर्सन या 1 in 128 है जो कि ये टूर्नामेंट जीतेगा टॉस की बेसिस पर। ये आप समझ रहे हैं ना कि देयर विल बी अ विनर, ऑल्दो कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। जी हाँ, तो इसको सोचिए, एवोल्यूशन भी यही है, क्योंकि एवोल्यूशन आपको एक फिल्टरिंग का और एलिमिनेशन का प्रोसेस दे रही है, नेचुरल सिलेक्शन। तो मुझे देयर लगता है वुड, आप मेरी बात को गलत ले गए हैं, लेकिन मैंने मैंने गलत पूरे नहीं लेंगे एवोल्यूशन आपको मैंने उसको बात। एक मिनट सर, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें। नहीं नहीं, मेरे बात मुकम्मल कर दी है, इनको बोलने थे भाई, इन्होंने कुछ तो कहना है ना यार, वो यही कहेंगे कि गलत है, चलें। कहें यार, आपका डिसएग्रीमेंट सर आंखों पर, आप करें, नहीं डिसएग्री करें आप प्लीज। नहीं मैंने कहा मेरे ख्याल में आप मेरी बात को गलत ले गए हैं। मैंने ये वो प्रोबेबिलिटी को सारे ह्यूमन स्ट्रक्चर पे या चिंपैंजी या किसी पे बेस नहीं किया। मैंने सिर्फ जो इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है ना, जो भी आरएनए है, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है उसकी, उस पे किया है। हाँ, तो आरएनए भी हाँ, तो सिंगल उस स्टेप पर में भी नहीं नहीं आया होता ना, ना, वो भी आरएनए भी सिंगल सिंपलेस्ट स्टेप, नहीं है। हाँ, आरएनए भी सिंगल स्टेप में नहीं आया ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अपनी बेसिस हैं, हम्म, वो बेस, वो अलग से जो उसके कंस्टिट्यूएंट उसकी पार्ट्स हैं एक उनकी अपनी एवोल्यूशन है।
उसकी एक बैकबोन होती है उसके। आप क्या समझते हैं आरएनए सिर्फ एटम्स होते हैं जुड़े हुए? ऐसा तो नहीं होता भाई। आरएनए का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बगैर वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो जैसे आपको बेसिकली जो एग्जांपल दिया है ना नाइटमेयर, वो एग्जांपल ये दिया कि इस बात को समझें कि वो एग्जांपल इन प्रिंसिपल जनरल है कि जब कभी आपके पास रैंडमली वेरिंग चीजें होंगी लेकिन आपके पास एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है और फिल्टरिंग है, तो उसमें से ऑर्डर इमर्ज करेगा। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है कि ऑर्डर कैन इमर्ज आउट ऑफ रैंडमनेस। देयर इज नो सरप्राइजिंग फैक्ट इन दिस। चलें ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।